वेलकम टू टेस्ट साथी। आई होप आप सभी लोग अच्छे हों और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चले। ये पॉलिटी की इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ है मेरे थ्रू कराई जा रही है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी को पता है कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज़ को इंडियन पॉलिटी को कवर करने की कोशिश करें और मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिएगा। आपको इस सीरीज़ से बहुत बेनिफिट हो। ओके, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पेन का कलर यस। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं लागू की गईं? विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ 19। अब जो एक्ट ऑफ 1919 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मोंटागो शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी, okay? इस एक्ट को हम ये भी बोलते हैं। वेट, तो इसमें कहा है कि फर्स्ट टाइम 1919 वाले एक्ट में क्या इंट्रोड्यूस? फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दो हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस अपर हाउस को हम क्या बोलते हैं? अभी अपर हाउस को हम राज्यसभा, या उस टाइम पे क्या बोलते थे? उस टाइम पे बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, और लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर अभी हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। तो ये जो अपर हाउस और लोअर हाउस का जो प्रोविजन था बाईकैमरलिज्म, मतलब इसका मतलब है बाईकैमरलिज्म। तो दो हाउस को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो मोंटागो शेम्सफोर्ड रिफॉर्म में एक्ट ऑफ 1919 में किया गया था। करेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन, यस, इलेक्शंस का प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस किया गया था और वोटिंग राइट्स दिए थे। किसे? वोटिंग राइट्स किसके पास थे? ये थे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के पास, मतलब बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे। उनके जिसके पास प्रॉपर्टी थी वो वोट दे सकता था, जो टैक्स पे कर रहा था वो वोट दे सकता था, एंड जो पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, ठीक है, वो वोट कर सकता था। अब डायआर्की मतलब क्या था? तो ये करेक्ट हो जाएगा। डायआर्की मतलब क्या है? डायआर्की मतलब दो सिस्टम ऑफ, मतलब पावर्स को डिवाइड कर दिया था बिटवीन रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट्स किसके बात थे? रिजर्व सब्जेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल या उसके काउंसिल ही वो बना सकते थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। और ट्रांसफर सब्जेक्ट प्रोविंसेस को दे दिए थे। ये भी करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर पूछा है ना हमसे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ दी अबव। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, it is argued by some scholars that the separate electorate for Muslims created by colonial government shaped nature of communal politics in India. In relation to the separate electorate, consider the following. अब देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में क्या हुआ था? आज़ादी के टाइम पे पार्टीशन हुआ, मतलब दो हिस्सों में हमारा देश बट गया। तो यही कह रहा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स, इंडिया को कम्युनल पॉलिटिक्स का कब कब कौन से एक्ट से शुरुआत हुई थी? वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं अलग होने लगी थी। वो हुआ था 1909 वाले एक्ट में, जो हम जिसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, ठीक है।
और सेपरेट इलेक्टोरेट किसने दिया था? मिंटो, लॉर्ड मिंटो ने। ही वॉज द वाइस रॉय, टाइम के वाइस रॉय थे ये, 1909 में वाइस रॉय थे। तो इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, मतलब मुस्लिम के लिए वोट कर सकते। तो ये था, ठीक है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही, तो हमसे पूछा है विद द पूना पैक्ट ऑफ 1919 द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रीच्ड एन एग्रीमेंट वेयर बाय द कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। देखो सेपरेट इलेक्टोरेट जो था ना, कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट करा था? ये पूना पैक्ट में नहीं हुआ था, ये लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1900, लखनऊ पैक्ट में हुआ था। और जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार साथ में आए थे और उन्होंने एक एग्रीमेंट पे पहुंचे थे कि हम साथ में मिलकर अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के आगे रखेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये किस बेसिस पे हुआ था? मुस्लिम लीग ने एक डिमांड रखी थी कि हम आपके साथ मिलकर अपनी डिमांड रखेंगे ब्रिटिशर्स के आगे, लेकिन आपको हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देना होगा। इस बेसिस पे उनका एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसे हम लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो लखनऊ पैक्ट जो था 1916 में हुआ था। अब यहाँ पे कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट। ये आंसर करेक्ट है, बस ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द, ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री। इसी एक्ट में, इस एक्ट में पहली बार जो डिमांड की थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो पहली बार डिमांड की थी, वो शिमला डेप्यूटेशन। ये एक मुस्लिम एलाइट्स का ग्रुप था, मुस्लिम एलिट्स का ग्रुप था ये, मुस्लिम एलिट्स का ग्रुप था ये। एंड इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिमला डेप्यूटेशन क्या है। शिमला डेप्यूटेशन मुस्लिम एलिट्स का ग्रुप था, और जिसने ये जो हेड थे, जिसमें सबसे ऊपर थे आगा खान। आगा खान ने पहली बार डिमांड की थी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की। ओके, तो ये हुआ था 1909 में। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, जो कि वाइस रॉय थे मिंटो, ठीक है, मिंटो उस टाइम के वाइस रॉय थे, उन्होंने ये दे दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार। करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बताना है, जिसे हम बोलते हैं मोंटागो शेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। प्रिंसिपल ऑफ डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, जैसे मैंने बताया कि 2 सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया था, सब्जेक्ट्स को, एक क्या था? ट्रांसफ़र था, और एक था रिजर्व्ड। रिजर्व सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, ट्रांसफ़र प्रोविंसेस बना। अब ये जो हुआ था ना डायरार्की, ये हुआ था प्रोविंसेस के लेवल पे, मतलब प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे कि डायरार्की जो था प्रोविंसेस से हटा के सेंट्रल लेवल पे कर दिया था। कब? वो किया था 1935 वाले एक्ट में, सेंटर में इंट्रोड्यूस किया था डायरार्की। लोकल बॉडीज एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर गिवन ऑटोनॉमी। अब खुद सोचो आप, 1919 वाले एक्ट में जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपके ऊपर, आपकी कंट्री में बाहर से आके आपकी कंट्री कब्जा की, तो वो आपको सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल करने का मौका कैसे दे सकते हैं? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अगर हम अपना कॉमन सेंस भी यूज। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रेंचाइज बेस ऑफ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल, हाँ, सेंट्रल और प्रोविंसेस लेवल पे लेजिस्लेचर में फ्रेंचाइज बेस बढ़ा दिया था, वोटिंग राइट्स दे दिए थे लोगों को। करेक्ट हो जाएगा ये। हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 and 3। नेक्स्ट, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संस्था की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके प्रावधानों के तहत हुई? इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन इंडिया ओरिजिनेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ, ये एक्ट्स हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोंटागो
चेम्सफोर्ड एक्ट 1919। देखो बच्चों, आई मीन एस्पिरेंट्स, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में के अंडर में 1921 में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का प्रोविज़न लाया गया। ओके, जिसे क्या बोलते थे पहले, जिसे बोलते थे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इनको कौन अपॉइंट करता था? इनको अपॉइंट करते थे गवर्नर जनरल करते थे। अब इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो थे, पहले फर्स्ट स्पीकर, हम स्पीकर भी बोल सकते हैं और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, बट पहले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही बोला जाता था, उसके बाद स्पीकर और डेप्यूटी कर दिया था। फर्स्ट स्पीकर जो थे, जो अपॉइंट किए गए थे, इलेक्टेड नहीं थे, अपॉइंट, फर्स्ट स्पीकर वाज फ्रेडरिक वाइट। एंड डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? डेप्यूटी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा। के बाद 1925 में पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ? फर्स्ट टाइम इंडियन एंड इलेक्टेड स्पीकर बने। कौन? मतलब इलेक्ट होके आए, वो अपॉइंटेड नहीं थे, इलेक्ट होके आए, वो थे वित्तल भाई जे पटेल। ओके, तो ये जो फर्स्ट टाइम इलेक्टेड स्पीकर कौन थे? वित्तल भाई जे पटेल। उसके बाद ये जो डेप्यूटी स्पीकर, और जैसे आप लोग अभी देखते हैं कि हमारे उसमें प्रेसिडेंट, हमारे जो फर्स्ट लोकसभा का जो वो होता है, या फिर हमारी लोकसभा की जो चलती रहती हैं डिबेट्स वगैरह, उसको प्रिजाइड कौन करता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। आपने देखा होगा स्पीकर एंड चेयरमैन होते हैं। स्पीकर कहाँ होता है? लोकसभा में। चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। तो इसी तरीके से पहले जब 1921 से पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। ओके, सेंट्रल में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, सेंट्रल की मीटिंग्स को कौन प्रिजाइड करता था? जैसे आज के टाइम में हमारे इंडिया में क्या होता है, स्पीकर होते हैं लोग और चेयरमैन होते हैं राज्यसभा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन मीटिंग्स प्रिजाइड करता था? गवर्नर जनरल। राइट। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, मोंटागो चेम्सफोर्ड एक्ट 19। नेक्स्ट, दूसरे सदन राज्य परिषद, जिसे राज्यसभा के नाम से भी की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। द ओरिजिन ऑफ द सेकंड चैम्बर काउंसिल ऑफ स्टेट्स व्हिच इज आल्सो नोन राज्यसभा कैन बी ट्रेस्ड टू। अभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था। बाईकैमरलिज्म में क्या था कि यहाँ पे दो हाउस होते थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब जो अपर हाउस था उसे हम क्या बोलते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर राज्यसभा। आज के टाइम में राज्यसभा बोलते हैं, टाइम में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इसको लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो
पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस थे। अपर हाउस को हम राज्यसभा भी बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि ओरिजिन ऑफ द सेकंड चैम्बर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आल्सो नोन राज्यसभा, ट्रेस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में एक महत्वपूर्ण परंपरा को अपनाया, ये है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेड टू द अडॉप्शन ऑफ एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन। या एक नई परंपरा को अपनाया, क्या? पहले के टाइम में जब पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा होती थी, या फिर अपर हाउस लोअर हाउस होते थे, वहाँ पे ना जो पहली मीटिंग होती थी, नई न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबलीज होती थी, उसमें पहली बार जो एड्रेस करते थे उस मीटिंग को, वो होते थे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपने देखा होगा कि अभी हमारे जब न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा या राज्यसभा होती है, पार्लियामेंट में पहली जो सेशन होता है, पहला जो एड्रेस करते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो यही हमने प्रेसिडेंट एड्रेस टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। ऑलराइट, सो ये वाली आंसर हो जाएगा बी। ये हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, याद रखना है। रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में लाया गया था, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को किसी को भी किसी भी टाइम उठा के जेल में बंद कर सकते थे। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था हम किसी को भी उठा लेंगे और जेल में बंद कर देंगे 2 साल के लिए, डिटेंशन कर सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट में इट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। यस, करेक्ट। द एक्ट बैंड ऑल इंडियन ओन्ड प्रेसेस फ्रॉम सर्कुलेटिंग न्यूज। बैंड ऑल, बिकॉज सारे न्यूज़पेपर्स बैन नहीं करे थे, सारी प्रेसेस बैन नहीं। कौन कौन सी प्रेसेस बैन करी थी? जो कि नेशनलिस्ट थी, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ावा दे रही थी, को बैन किया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेट। इट वॉज रिपील्ड फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग बाद में हुआ था, रॉलेट एक्ट पहले आया था, तो ये एक्ट नहीं हटाया गया था। ऑल्दो जलियांवाला बाग में काफ़ी लोगों की जान गई थी। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, और उसी टाइम पे 2 लीडर्स को अरेस्ट भी कर लिया गया था, सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जब अरेस्ट किया तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस एक्ट के लिए भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और लोगों ने उनके लिए भी प्रोटेस्ट किया। तो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो थे वो भी इकट्ठे हुए थे, और वहाँ पे बैसाखी भी सेलिब्रेट कर रहे थे जलियांवाला बाग में। अब ये जो जगह थी, यहाँ पे जो लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इस जगह पे सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट था निकलने का, बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। जैसे ही लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश करी तो ब्रिटिशर्स ने वही पॉइंट आके ब्लॉक कर दिया, और वहीं से उन लोगों पे फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद काफ़ी लोगों की जानें गई, बट ये एक्ट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग की वजह से हटाया नहीं गया। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। असर्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेवर एनविसाज्ड स्टेट्स एज ऑटोनोमस गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1935 ने स्टेट्स को ऑटोनोमस यूनिट बनाया था, स्टेट्स को उनको पावर दी थी, प्रोविंशियल लेवल पे पावर दी थी, फेडरेशन गवर्नमेंट को पावर दी थी। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये कह रहा है नेवर, पावर वॉज नेवर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इट वॉज ओनली डेलीगेटेड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। अब देखो, पावर जो थी, हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पावर का डिवीजन हुआ था, 3 लिस्ट बनी थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। पावर का डिवीजन हुआ था, ये इनकरेक्ट हो जाएगा।
हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। ओके, भारत सरकार जीओआई अधिनियम 1935 में 3 गुणा गणना की गई, अर्थात संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। वर्तमान संविधान इस अधिनियम की योजना का पालन करता है, लेकिन कुछ अंतरों के साथ जो हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 provided for threefold enumeration with federal, provincial and concurrent list. Present constitution follows the scheme of this act, but गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ना 3 लिस्ट निकाली थी, तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उस पावर को डिवाइड किया गया। पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर, स्टेट्स, या वी कैन ऑल्सो प्रोविंस। तो ये जो था ये 3 लिस्ट, यहाँ पे क्या था कि पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट, फेडरल थी कॉन्करेंट, दूसरी प्रोविंशियल, प्रोविंशियल लिस्ट, एंड तीसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब ये वाली जो थी फेडरल लिस्ट, इस पे सेंट्रल ही फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती। प्रोविंसेस में हमने देखा ये स्टेट्स के लिए थी या प्रोविंसेस के लिए, इस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकते, बट कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते थे, स्टेट गवर्नमेंट भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी। 1935 वाले एक्ट में रेजिडरी पावर, अब रेजिडरी पावर वो होती हैं जो तीनों ही लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो वो वाली जो पावर होंगी उन सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बना सकते हैं, उन सब्जेक्ट पे ये कह रहा है कि गिवन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई, विच नाउ वेस्ट विद द सेंटर, अब वो सेंटर के पास है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इंडिया में हमारे संविधान में क्या है कि जो रेजिडरी पावर है उसको कौन एक्सरसाइज, किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, करेक्ट। In the Government of India Act 1935, Center had no right to legislate in the concurrent list without the consent from the concerned state. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ऐसा नहीं था और अभी भी नहीं है कि सेंटर बिना स्टेट की परमिशन के कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर लॉ नहीं बना, ये स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, स्टेट की परमिशन ले, और अगर दोनों ने सेंटर ने भी और स्टेट ने भी कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बना दी तो किसकी लॉ प्रिवेल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट, संविधान का संरचनात्मक भाग काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये तर्क संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं प्रावधानों में किससे समर्थित है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट derived from the Government of India Act 1935. This argument is supported by which of the following features or provisions of the, हमसे कह रहा है कि हमारा जो संविधान का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि हमारा जो मतलब इंडिया होगा वो फेडरल होगा, सोवरेन होगा, पावर डिवाइड होगी, तीन लिस्ट होंगी, या हमने किसी स्ट्रक्चर है, हमने स्ट्रक्चर किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बहुत हद तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ड्राइव किया है। अब ये कह रहा है कि कौन कौन से फीचर्स हमने लिए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ यूनियन स्टेट, करेक्ट, हम पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। फेडरल पॉलिटी, हाँ आपने देखा कि हाँ कि 3 लिस्ट होती, पावर डिवाइड है स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच,
फेडरल पॉलिटी देखा, करेक्ट। डिवीजन ऑफ पावर इन द लिस्ट बिटवीन सेंटर एंड, यस। बाईकैमरलिज्म इन स्टेट असेंबलीज, अब बाईकैमरलिज्म हमने देखा, लेकिन सेंटर पे भी था और स्टेट में भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, इज ऑल्सो करेक्ट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फॉलोइंग स्टेट, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इन्फोर्सेस बोथ सेंट्रल state laws has been adopted in India from the Government of India Act 9। अब देखो, एक कोर्ट हुआ करता था, सबसे पहले जो कोर्ट आया था सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में। कौन से एक्ट के अंदर? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये कहाँ पे था? ये था कलकत्ता में। अब इसके बाद एक फेडरल कोर्ट आया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया, इस एक्ट के अंदर आया था। अब जब ये फेडरल कोर्ट आया तो ये बना था 1937 में, 1937 में बना था। इस फेडरल कोर्ट के पास एपिलेट एडवाइजरी एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब जो हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो उसमें हम देखते हैं कि तीनों पावर्स होती हैं, एपिलेट भी होती है, एडवाइजरी भी होती है, ओरिजिनल भी। तो उस टाइम पे जब फेडरल कोर्ट था 1937 के पास ये तीनों पावर्स थी। ऑल्दो उसका नाम फेडरल कोर्ट था, बट सुप्रीम कोर्ट की पावर एक्सरसाइज कर रहा था। उसके बाद 1950 तक ये फेडरल कोर्ट चला। उसके बाद 1950 में इसको बदल के इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गया था। तो हाँ, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, हमारे इंडिया में सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, देखा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऐसे एक सिंगल सिस्टम कोर्ट देखते हैं हम, जिसमें ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे लगाएगा, या फिर स्टेट लॉज है तो हाई कोर्ट लगाएगा। नहीं, ये जो सिस्टम होता है ये यूएसए में फॉलो होता है। सेंट्रल लॉज सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, और जब स्टेट लॉज है हाई कोर्ट इन्फोर्स करेगा। बट इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, सेंट्रल और स्टेट लॉ दोनों ही इन्फोर्स कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। अब रीजन कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 एस्टैब्लिश द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया विद ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी। जैसे मैंने अभी बताया लास्ट स्लाइड में कि फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ओके, और उसके पास कौन कौन सी ज्यूरिसडिक्शन थी? ओरिजिनल, एपिलेट। तो 11th का आंसर हो जाएगा ए, उसका ये इसका रीजन करेक्ट है, तो हमारा हो जाएगा ए इज करेक्ट, आर कैन बी अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, ए। नेक्स्ट, ओके, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अकॉर्डिंग टू इट, द प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 में आया था। टाइम पे जो वो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली। अब इन्होंने कहा था इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो या तो इंडिया ज्वाइन कर सकती हैं, या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकती है, या फिर उनकी मर्जी है वो इंडिपेंडेंट रह सकती है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्ट में ये कहा गया था। बाउंड्री बिटवीन द टू नेशंस वाज टू बी डिसाइडेड बाय बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन किसके अंतर्गत रखा गया था?
एक मिनट वेट। ऑलराइट, तो बाउंड्री कमीशन जो था वो था रेडक्लिफ कमीशन। कमीशन बैठा था जिसका नाम था रेडक्लिफ कमीशन, और उसने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्रीज डिसाइड करी थी। तो उसे हम कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। द गवर्नर जनरल ऑफ both the dominions India and Pakistan to be appointed by the British Crown. Yes, माउंटबेटन में माउंटबेटन प्लान जो था, माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। माउंटबेटन प्लान में क्या था कि जो इंडिया और पाकिस्तान को दो डोमिनियन, अलग अलग डोमिनियन बांट देंगे, और उन कौन होंगे, ब्रिटिश क्राउन उनके गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे सी राजा गोपालचरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट, भारत सरकार की अंतरिम सरकार 1946 के बारे में निम्न पर विचार करें, जिसके सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ 1946 ऑफ इंडिया हुज मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बनाया गया? इंटरिम गवर्नमेंट एक प्रोविजनल गवर्नमेंट था, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाया गया, टाइम के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, हम देखेंगे कि आप कैसे पोर्टफोलियोज अरेंज करेंगे, कैसे आप पावर को हैंडल करेंगे, कैसे पावर को आप एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 डिफेंस पोर्टफोलियो was held by the president of the council. No, प्रेसिडेंट नहीं, डिफेंस पोर्टफोलियो किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह के पास था डिफेंस पोर्टफोलियो, और ये मेंबर थे, ये प्रेसिडेंट नहीं थे, मेंबर ऑफ द इंटरिम। There was no health portfolio in the interim government. No, it is incorrect. हेल्थ पोर्टफोलियो था, तो किसने कौन इसको हेड कर रहे थे? गजनाफर अली खान। गजनाफर अली खान ने हेल्थ पोर्टफोलियो हेड किया था। एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियो वाज मैनेज बाय द होम मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियो जो था ना, वो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। जवाहरलाल नेहरू, एंड जवाहरलाल नेहरू के पास कॉमनवेल्थ भी था, कॉमनवेल्थ, एंड ही वाज आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल के जो होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, सॉरी, और करेक्ट आंसर वुड बी यस। तो ये भी इनकरेक्ट है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आर करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1860 transformed the executive council of viceroy into a cabinet run on the portfolio system. Indian Councils Act of 1931 ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय इनटू अ कैबिनेट रन ऑन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम में पावर्स जो होती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास होती हैं। लाइक जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग काम संभालती हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, जैसे अभी हमने देखा था डिफेंस मिनिस्ट्री हो। ये क्या होती है, पावर्स का ऐसे अलग अलग थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है पावर का, तो उसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। अब पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार
1961 एक्ट में आया था। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के वाइसरॉय थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म कर दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय इनटू कैबिनेट। द मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 वर मेंबर्स वाइसरॉय काउंसिल। यस, जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे वो अभी हमने लास्ट उसमें देखा स्लाइड में कि वो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। हमारा स्टेटमेंट, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ। भारत का संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों में तैयार किया गया। भारत के संविधान के निर्माण में संदर्भ में India's constitution was drawn up under very difficult circumstances. With reference to the making of the constitution, consider the following. 1928, Motilal Nehru and other Congress leaders drafted a constitution for India. हाँ, मोतीलाल नेहरू और अदर कांग्रेस लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की कोशिश की। उसके बाद 1931 में फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। लाहौर सेशन नहीं था, ये था कराची सेशन। कराची तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1931 द रिजोल्यूशन एट कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें कहा है लाहौर सेशन, बट एक्चुअल में कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा था कि हम अपने इंडिपेंडेंट इंडिया को, अपने आज़ाद भारत को देखना चाहते हैं कि वो कैसा दिखेगा। उन्होंने कोशिश की, रिजोल्यूशन लाए थे वो कराची सेशन। अब बोथ द डॉक्यूमेंट्स above were committed to the inclusion of universal adult franchise and protection of rights of minority। अब इन दोनों ही रेजोल्यूशन में क्या था कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लाई गई थी। पहला था कि सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, सबके पास वोट देने का अधिकार होगा। आपकी मतलब एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ कहीं पर भी हैं। माइनॉरिटीज़ रिलीजियस भी हो सकती हैं, लिंग्विस्टिक भी हो सकती हैं। तो माइनॉरिटीज़ कहीं पर भी होंगी, किसी भी स्टेट में होंगी, राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये करेक्ट है, दोनों में ये प्रोविज़न देखा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट आंसर है सेकंड ओनली। ओके, सेकंड करेक्ट है, बाकी दोनों। नेक्स्ट, इनमें से किस प्राधिकरण ने स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ दीज अथॉरिटीज अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर ऑफ फ्री। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? ही वॉज राजा गोपाल, द लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। एंड कौन, किसने अपॉइंट किया था उनको? ब्रिटिश क्राउन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग केवल इस दौरान की थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन। नो, नन ऑफ द अबव। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट 34 या 35 के टाइम, और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और साइमन कमीशन जो प्रोविजंस लाए थे वो फेल हो गए थे, तब इंडियंस ने कहा था एक ऐसी असेंबली चाहिए जिसमें सिर्फ इंडियंस हो फ्यूचर। संविधान सभा की मांग सबसे पहले की गई थी। द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट मेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1934 at Karachi session of Indian National Congress after the non-cooperation movement withdrawn after the Simon Commission। पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी वो की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1995। लेकिन उससे भी पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो था एम.एन. रॉय का था। ही वॉज
फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी से। तो पहली बार अगर आपको ऑप्शन में दोनों चीज़ें दिखती, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट की जो डिमांड थी वो किसने की, तो आपको एम.एन. रॉय को करेक्ट टिक करना है। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा भी इसमें इन ऑप्शंस देखा कि कांग्रेस आई, संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर की गई थी। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन was made officially by Indian National Congress for the first time at demand for the Constituent Assembly was made officially by Indian National Congress for the Round Table Conference after the departure of the Simon Commission, the time of Gandhi-Irwin Pact and none of. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव, क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था इंडिया, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, कुछ बना नहीं था। जब कुछ नहीं बना तो इंडियंस ने ऑफिशियली डिमांड की कि एक असेंबली दो जिसमें अपना खुद के लिए एक संविधान तैयार। आज का लास्ट क्वेश्चन, अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा सीए में शामिल हुए। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स जॉइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने पहले वो नहीं ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या था, राइट चाहिए था कि हम या तो इंडिपेंडेंट रहें या हमारी मर्जी है इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान। तो उनको ये कौन से प्लान में मिला, ये मिला माउंट बैटन प्लान में। ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी वो या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकती है या इंडिया ज्वाइन कर सकती है या फिर इंडिपेंडेंट रहे। तो इस प्लान की वजह से जब ये प्लान आया माउंट बैटन प्लान 1947, तो इसकी वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो उनके जो डिमांड कर रही थी, उनकी डिमांड क्या हो गई कि हाँ हम अब तो हम कर सकते हैं, हमारे राइट मिल गया। तो इसीलिए बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया था। ओके, तो हाँ, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंट बैटन प्लान ऑफ 1947, करेक्ट, ये सी करेक्ट। आज की हमारी क्लास खत्म होती, आई होप आपको समझ। देखो एस्पिरेंट्स, ये जो मैंने पढ़ाया है इसको जाके पढ़ना है, और आपको अगर कोई इंडियन पॉलिटी में कोई इशू है, आप चाहते हैं कि मैम कुछ और पढ़ाइए, या फिर आप चाहते हैं कि मैम मुझे ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक समझाइए, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ओके, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, इस सीरीज़ में बने रहिएगा, आपका पूरा इंडियन पॉलिटी कवर। चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।